e-learning class. I am here, your science teacher, Mrs. Bhargav. Now, today we will start the new chapter, Atoms and Molecules. So, this is your third chapter belonging to chemistry, and in this chapter we will learn about the historical part of the atom, molecule and all, and then its structure and all we will discuss here. First of all, when we go back past in long back, then we find that ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility, मतलब बहुत पहले लोगों ने, उनको ये नहीं समझ में आता था कि आफ्टर ऑल ये मैटर कैसे बना हुआ है. हमने आपको अभी एलिमेंट के बारे में बताया था, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बताया था. तो जब हम इन सब के बारे में, जब उनको इसका कोई ज्ञान नहीं था, तब उनको इस बात का ज़रूर एहसास था. दे नो अबाउट दिस थिंग कि द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन अराउंड 500 BC. मतलब कितने साल पहले इसका उनको ज़रूर आइडिया हो गया था कि मैटर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाता है. देन लेटर ऑन, बाद में एक इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं, यानी कि पदार्थ बोलते थे उसको हिंदी में, उसको डिवाइड करते जाएं, तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल. मतलब डिवाइड करते करते बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे. अल्टीमेटली अ टाइम विल कम, फिर बाद में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब कि मैटर फर्दर नहीं डिवाइड हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट. सो ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स, ऐसे छोटे पार्टिकल्स को उसने नाम दिया परमाणु. What was the name? It was the name that परमाणु. And who has given this name? It was given by महर्षि कन्नड. Then later on, एक और फिलोसफर थे, पकुधा कात्यायन, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter. उन्होंने इस बात को पोस्टुलेट किया कि ये जितने छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं वो एक साथ नहीं मिलकर रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और हमको मैटर मिलता है. तो दिस वाज अबाउट देम. देन इन द सेम एरा द ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ल्यूसिपस suggested that if you go on dividing matter, a stage will come then particles obtained cannot be further divided. उसने भी यही बात को फिर से कहा कि अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है. All this was based on philosophical consideration. ये सब सबका सोच थी, इसके लिए किसी के पास कोई प्रूव नहीं था. But by the end of the 18th century, scientists recognized द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. जब 18th सेंचुरी में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता चला, तब उस बात के बारे में कंफर्म हुआ कि हाँ, दे आर मेड अप ऑफ सम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. फिर उसके बाद लेवोजियर ने, उन्होंने एक लॉ निकाला दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसका मतलब ये है, उन्होंने एक लॉ जो दिया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके दो लॉज दिए थे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला, इज़ देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. पहले तो हम ये समझ लें कि क्या कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई मास में चेंज होता है कि नहीं. उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. दो सेट्स लीजिए, एक्स और वाई के केमिकल्स के. एक में आपने ले लिया कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, एक में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड. प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन. इनमें से किसी का भी 5% सॉल्यूशन बनाइए. वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेज लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर. अब एक पेयर सॉल्यूशन सब्सटेंसेस को वाटर में लिया. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क. एक को वाटर में लिया एक्स को, तो वाई को हमने एक कोनिकल फ्लास्क में लिया, एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब. और थोड़ा सा सॉल्यूशन एक्स का हमने इग्निशन ट्यूब में ले लिया. अब हमने उसको
हैंग द इग्निशन ट्यूब, उसको इस तरह से लटकाया फ्लास्क के अंदर कि जो सॉल्यूशंस हैं वो मिले नहीं आपस में, और फिर एक कॉर्क लगा दिया। इसके बाद हमने फ्लास्क को वेक किया। नाउ हमने उसको हिलाया फ्लास्क को, जिससे कि दोनों चीज़ें मिल जाएं कंपाउंड्स। अब फिर से वे किया। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, अब फ्लास्क में क्या होगा? डू यू थिंक दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? वाई शुड वी पुट अ कॉक ऑन द माउथ? तभी हमको इन सब बातों के आंसर देने हैं। तो हमने देखा कि उसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं आता, और फिर दूसरी बात, इसमें रिएक्शन हुआ। तो इससे लेवोजियर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। फिर बाद में ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रपोज किया गया, जिसके हिसाब से जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 2 या उससे अधिक एलिमेंट्स से बने होते हैं एंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब वो कंपाउंड कहीं से भी लिया जाए, चाहे हम वाटर लेक का लें, चाहे हम वाटर सी का लें, बट दोनों में जो वाटर का में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, वो कहीं से भी लें या कैसे भी बनाएं। तो ये बात लेवोजियर ने अपने पोस्टुलेट्स में, अपने फाइंडिंग्स में दी। इसके बाद इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8। अब वाटर में जो मास मतलब वेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो हमेशा हाइड्रोजन 1 होगी तो ऑक्सीजन 8 होगा, मतलब उनका रेशियो 1:8 ही होगा। Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14:3। अमोनिया एक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। इसका फॉर्मूला होता है NH3। पर जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाते हैं। पर जब हम मास की बात करते हैं, देखिए सब एलिमेंट कोई हैवी होता है, कोई लाइट होता है, तो मास वेरी कर सकते हैं। तो जब हम मास की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज़ 14 पार्ट, तो हाइड्रोजन विल बी 3 पार्ट। वॉट आर द मेथड, अब चाहे हम जैसे भी अमोनिया बनाएं, पर उनका जो रेशियो है मास के अकॉर्डिंग वो इतना ही होगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इसने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसके हिसाब से इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। इसके हिसाब से किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो केमिकल्स हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, ये लॉ दिया गया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अब अगर हम कोई चीज़ को पोस्टुलेट करते हैं, फाइंडिंग पाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रूफ भी देना होता है। देन ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद ब्रिटिश का एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने स्टडीज़ करी, वो काफ़ी साल तक टीचिंग जॉब में रहा, उसने स्टडीज़ की और उसने जो है अपने एक थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके पोस्टुलेट्स हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। और उसके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है सही प्रूफ हुआ। मतलब उसने जो पोस्टुलेट्स पाए, उसने जो फाइंडिंग्स पाई, उसके बेसिस पे ये कहा गया कि हाँ, इन लोगों ने जो लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ proportion is correct. Once again I want to repeat law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor destroyed। मतलब कोई भी मास ना तो क्रिएट किया जाता है कि हमने अचानक से कोई चीज़ बना के खड़ी कर दी, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। दूसरी बात हुई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेवोजियर ने जो दिया उसके हिसाब से दैट कंपाउंड्स और वेयर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो 2 या उससे अधिक एलिमेंट्स के बने हैं, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स। और वो हर कंपाउंड कहीं का भी वाटर हो, कहीं का भी अमोनिया हो, कैसे भी बना हो, उसमें जो प्रोपोर्शन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। अब आता है डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी उसके हिसाब से ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। एटम्स आर इनडिविजुअल पार्टिकल, और एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो बिल्कुल इनडिविजुअल है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, जितने भी एटम्स हैं किसी भी दिए हुए एलिमेंट के वो हमेशा एक से होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। आप समझिए इस बात को, एटम्स जो हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल, कभी ऐसा नहीं होता कि एटम्स जो है होल नंबर्स में ना रिएक्ट करें और कंपाउंड बनाए, वो हमेशा होल नंबर्स में और किसी एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में उसका रिलेटिव नंबर और उसके एटम्स कांस्टेंट होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी and he was very famous for this. So children, you should learn all the postulates of Dalton's theory, and whatever I have taught, that is very important from the point of view of further studies. आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आई तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको फिर से रिकैप करिएगा, आपको जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसको पढ़िएगा, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उनको लिख के एक नई हॉलीडे होमवर्क कॉपी पतली सी बना के उसमें ये सारे क्वेश्चंस करते जाइएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।